देखिए आज का हमारा टॉपिक है सरफेस इंटीग्रल। अगर हम जनरल लैंग्वेज में देखें तो सरफेस इंटीग्रल क्या होता है? एनी इंटीग्रल विच इज़ टू बी इवेल्युएटेड ओवर ए सरफेस इज़ कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल। कोई भी ऐसा इंटीग्रल जिसको हम किसी सरफेस में इवेल्युएट करें तो उसे हम कहते हैं सरफेस इंटीग्रल। अब देखिए यहाँ पे हम जो है सरफेस इंटीग्रल को वेक्टर में पढ़ रहे हैं, तो मैं इसको डिनोट कैसे करते हैं? वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर आर यू कॉमा वी। अब यहाँ पे वेक्टर आर क्या है? यहाँ पे वेक्टर आर कोई पोजीशन वेक्टर होता है, कोई पोजीशन वेक्टर, और यू और वी क्या है? इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं। ओके, देखिए जब हम लोग नॉर्मल फॉर्म पढ़ते थे, नॉर्मल पैरामेट्रिक फॉर्म, तो उसमें हमारा एक पैरामीटर होता था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जब हम सरफेस पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ रहे हैं, सरफेस का पैरामेट्रिक फॉर्म देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमको दो पैरामीटर्स पढ़ने हैं। वहाँ पे कोई जैसे एक्स वाई में होता था तो टी हम पैरामीटर पढ़ते थे एक सिंगल, और यहाँ पे यू और वी दो हैं, ठीक है। अभी तक हमने वेक्टर आर को एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के फॉर्म में पढ़ा है। किसमें? जब हम ये को क्या होता था? रेडियस वेक्टर। इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? वेक्टर आर यू कॉमा वी इज इक्वल टू एक्स यू वी और आई प्लस वाई यू वी कॉमा जे प्लस जेड यू वी इंटू के, ठीक है। यहाँ पे ऐसे डिनोट करेंगे। ये हो गई आपकी रेडियस वेक्टर की इक्वेशन। फिगर देख लेते हैं इसका। जैसे 3D में हम देखें, यहाँ पे कोई सरफेस है, ठीक है, कोई सरफेस है, इसका पॉइंट मान लिया यहाँ पे है P, इसमें एक रेडियस वेक्टर आर यू कॉमा वी खींचा गया है। यहाँ पे ये सरफेस हो गई आपकी S, ये एक्सिस हो गई X Y और Z, ठीक है। अब देखते हैं सरफेस नॉर्मल वेक्टर। देखिए अभी तक हम लोगों ने जब लाइन इंटीग्रल में पढ़ा था, नॉर्मल लाइन क्या होती थी? किसी कर्व में किसी टेंजेंट प्लेन में खींचा गया परपेंडिकुलर, ठीक है, वो होता था आपका नॉर्मल लाइन। अब यहाँ पे हम सरफेस की बात कर रहे हैं, तो किसी सरफेस में किसी टेंजेंट प्लेन में खींचा गया परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? सरफेस नॉर्मल। और इस यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस को हम डिनोट करेंगे एन से, ठीक है, एन कैप। और ये एन कैप होता है आपका एन कैप इक्वल टू ग्रेड फाई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड फाई। ये आपका फॉर्मूला हो गया। आगे देखते हैं स्मूथ सरफेस क्या होता है। तो कोई सरफेस स्मूथ तब कहलाता है जब उसका नॉर्मल वेक्टर कंटिन्यूसली डिपेंड करे, एस के हर एक पॉइंट पे उसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो डिपेंड करे। दैट मीन्स सरफेस नॉर्मल वेक्टर डिपेंड्स कंटिन्यूसली ऑन द पॉइंट्स ऑफ एस, देन द सरफेस इज कॉल्ड स्मूथ सरफेस। अब हम बात करते हैं पीस वाइज स्मूथ सरफेस की। जैसे लाइन इंटीग्रल में हम लोगों ने पीस वाइज स्मूथ कर्व पढ़ा था। कई सारे स्मूथ कर्व से मिलके बनते हैं पीस वाइज स्मूथ कर्व, ठीक है। यही चीज़ हम जो है इसमें पढ़ेंगे सरफेस के चैप्टर में। सरफेस इज कॉल्ड पीस वाइज स्मूथ इफ़ इट कंसिस्ट ऑफ फाइनाइटली मेनी स्मूथ सरफेसेस। इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी सरफेस में बहुत सारे स्मूथ सरफेसेस हों तो उसे कहते हैं पीस वाइज स्मूथ सरफेस। जैसे वहाँ पे हम रेक्टेंगल का एग्जांपल लेते थे, तो वहाँ पे क्या होता था कि ये सारी लाइंस ये स्मूथ कर्व होती थी और फाइनाइट नंबर ऑफ स्मूथ कर्व से मिलके हमारा पीस वाइज स्मूथ कर्व बनता था। वैसे ही यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा। अगर हम क्यूब का एग्जांपल लें, देखिए हम क्यूब का एग्जांपल लेते हैं। ये फिगर आप लोग देख पा रहे होंगे। इसमें देखिए जो ABCD सरफेस है और एक सरफेस है आपकी DCH और G, अगली सरफेस है
ई, जी और एच। अगली है ई, बी, सी और एच। नेक्स्ट इज़ ए, बी, ई और एफ। ठीक है, और एक आपकी आगे वाली हो जाएगी, कौन सी, ये वाली, ए, डी, जी, एफ। ठीक है, कुल मिला के हमें 6 सरफेसेस मिल गई। अब इन 6 स्मूथ सरफेस से मिल के 6 स्मूथ सरफेसेस से मिल के हमें पीस वाइज स्मूथ सरफेस मिली है। और ये कौन सी, ये क्या है, क्यूब है आपका। तो ये आपका हो गया क्यूब। अब आगे हम बात करते हैं वेक्टर एलिमेंट ऑफ एरिया की। तो वेक्टर एलिमेंट ऑफ एरिया क्या होता है, डी एस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एस वेक्टर में है, एन कैप यूनिट नॉर्मल वेक्टर डी एस, ये होता है आपका वेक्टर एलिमेंट ऑफ एरिया। अब आगे बात करते हैं सरफेस इंटीग्रल की। तो अगर एफ एक्स वाई जेड एक कंटिन्यूअस वेक्टर फंक्शन हो, कंटिन्यूअस वेक्टर फंक्शन, और एस कोई पीस वाइज स्मूथ सरफेस है, पीस वाइज स्मूथ सरफेस, तब क्या होगा, जो सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ है, दैट मीन्स सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर एस इज डिफाइंड बाय एफ डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू, अब यहाँ से हम देखिए डी एस वेक्टर की वैल्यू रख देते हैं क्या, एन कैप डी एस, तो ये हो जाएगा वेक्टर एफ डॉट एन कैप डी एस। ये हो गया आपका सरफेस इंटीग्रल। अब बात कर लेते हैं कुछ अदर फॉर्म्स की। तो देखिए सरफेस इंटीग्रल एस एफ डॉट एन डी एस को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल एस एफ वन डी वाई डी जेड प्लस एफ टू डी जेड डी एक्स प्लस एफ थ्री डी एक्स डी वाई। ओके, ये यहाँ पे जो डी वाई डी जेड है, डी वाई डी जेड ये इक्वल होगा कॉस अल्फ़ा डी एस के, और डी जेड डी एक्स ये इक्वल होगा कॉस बीटा डी एस, एंड डी एक्स डी वाई इज़ इक्वल टू कॉस गामा डी एस। अब देखिए यहाँ पे जो कॉस अल्फ़ा डी एस, कॉस बीटा डी एस और कॉस गामा डी एस हैं, ये क्या है, ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस हैं, एलिमेंट्री एरिया डी एस के ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस हैं, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। ओके, डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा, एंड द एंगल है अल्फ़ा बीटा गामा आर एंगल्स। क्लियर। अब देखिए इसमें एक चीज़ और है, अगर आपको सरफेस आर इज इक्वल टू आर यू कॉमा वी के फॉर्म में दी है, यहाँ पे यू वी क्या है, इंडिपेंडेंट पैरामीटर, इस फॉर्म में दी है, तो आप ऐसे करके भी कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, अगर R1 R2 और R3, R1 YZ प्लेन का, R2 ZX प्लेन का और R3 आपका XY प्लेन का प्रोजेक्शन हो, तो सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन डी एस R1 के लिए क्या हो जाएगा, R1 के लिए, R1 दैट मीन्स YZ प्लेन, YZ प्लेन मीन्स एफ डॉट एन डी वाई डी जेड अपॉन एन डॉट आई दिस। ठीक है, और अगर यही चीज़ R2 के लिए हम करें, ये R1 है, R2 के लिए करें तो सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन डी एस विल बी R2 एफ डॉट एन, और R2 किसका था, ZX प्लेन का, तो ZX मीन्स डी जेड डी एक्स अपॉन एन डॉट जे। इन द सेम मैनर हम R3 के लिए भी कर लेंगे, दिस इज़ R2, R3 के लिए करेंगे एस एफ डॉट एन डी एस, दिस विल बी R3 एफ डॉट एन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा प्लेन था, XY प्लेन, दैट मीन्स डी एक्स डी वाई अपॉन मॉड ऑफ एन डॉट के। तो ये तीनों आप ध्यान में रखेंगे। ओके, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड।